चलिए हम लोग पढ़ेंगे आज क्लास 9th के बायोलॉजी का सेकेंड लेसन उत्तक। सबसे पहले समझते हैं कि उत्तक क्या है। इससे पहले आपने पढ़ा था पहला चैप्टर हमारा कोशिका क्या है। नहीं, हमने पढ़ा कि जीव शरीर छोटी छोटी इकाइयों से बना है, उसे हमने कहा था कोशिका। मानव शरीर या कोई भी जीव शरीर है वो एक छोटी छोटी इकाई से बना है, वो और कोशिका है। नहीं, और कोशिका की संरचना और अन्य प्रकार के कार्यों के बारे में हमने देखा था कि कई तरह के उसमें कार्य होते हैं, नहीं होते हैं, और सब तरह की संरचनाएं होती है। लेकिन यहाँ हमें पढ़ना है कि उत्तक क्या है। तो देखिए उत्तक क्या होता है कि एक जैसे संरचना करने वाले, माने एक प्रकार की जितनी कोशिकाएं हैं और उनके काम भी एक जैसे हैं, तो ऐसे कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तक क्या है तो क्या बोलेंगे? एक सी रचना और एक सी कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। ठीक है। अब जैसे हमारी त्वचा के लीजिए, ये हमारा त्वचा है ना, ये त्वचा, ये जितनी भी त्वचाएं हैं, इनकी जो कोशिकाएं हैं उनकी संरचना एक जैसी है और उनका काम भी एक जैसा है। तो पूरे बॉडी की त्वचा हमारी एक प्रकार का क्या हुआ? उत्तक हुआ। एक प्रकार का क्या हुआ? उत्तक। ठीक उसी तरह से मान लीजिए हमारी हड्डियां हैं, हड्डियां जिन कोशिकाओं से बना हुआ है, पूरे बॉडी की हड्डियां लगभग एक जैसी कोशिकाओं के समूह से बना हुआ है, तो सारी कोशिका एक जैसी, काम भी उसका एक जैसा, तो इसको कहते हैं हम लोग उत्तक, है ना। यानी कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तक किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे आप? कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। लेकिन किस प्रकार की कोशिका? तो समरूप कोशिका, एक जैसी संरचना और एक जैसे कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या बोलेंगे हम लोग? उत्तक। जैसे लिखा हुआ देखिए, समान उत्पत्ति और समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग? उत्तक कहते हैं। कोई दिक्कत? अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तक किसे कहते हैं तो क्या बोलेंगे? समान उत्पत्ति और समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या बोलेंगे? उत्तक। अब पौधे और जंतुओं में भी उत्तक है। जैसे पौधों की कोशिका में अंतर है, जंतु की कोशिका में अंतर है ना। हम लोग पढ़े थे ना कि पौधे की कोशिका में कोशिका भित्ति, तो जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली। पौधे कोशिका में लवक पाई जाती है, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाई जाती है। पौधक कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में जंतु कोशिका में पाया जाता है। उसमें पादप कोशिका में रसधानियां बड़ी बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका में रसधानियां छोटी छोटी होती है ना। ये सब अंतर कोशिका में हमने देखा था। तो क्या आपके दिमाग में आता होगा कि कोशिका में अंतर है तो क्या उसके उत्तक में भी अंतर होगा? हाँ, उत्तक में भी अंतर है। अब उत्तक में क्या अंतर है वो देख लेते हैं। देखिए, पौधे और जंतुओं के उत्तकों में अंतर पाया जाता है। नंबर एक है, पौधे के उत्तक जो होते हैं ना, वो गति नहीं करते, क्योंकि पौधे की गति करने की जरूरत है नहीं। लेकिन जंतुओं के उत्तक में गति चाहिए, क्योंकि जंतु उत्तक करता है, जंतु गति करता है। जंतु गति करता है तो उनके उत्तक ऐसे होने चाहिए जिनमें गति हो, और पौधे की गति की जरूरत नहीं है तो उनके उत्तकों में गति नहीं होता है, गिर जाएगा। तो इस तरह से समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब है कि उत्तक में दोनों में क्या है? अंतर है। क्या अंतर है? पहली अंतर कि पौधे के उत्तक में गति नहीं पाई जाती, जबकि जंतुओं के उत्तक में गति पाई जाती है। दूसरा है, पौधों के अधिकांश उत्तक जो होते हैं ना, वो सहारा प्रदान करने वाले, क्योंकि उन्हें खड़ा रहने की जरूरत है, स्तंभ नहीं, उसको कहते हैं हम लोग मजबूत स्तंभ उनको चाहिए। लेकिन जंतुओं के उत्तक में उतना सहारा की जरूरत नहीं होगा। अगर हमारा पांव दुख जाए, हम क्या करेंगे? कुछ समय के लिए बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन पौधा बैठता है क्या? वो तो जब से खड़ी है तब से खड़ी है, खड़ी रहेगी ना रहेगी? चाहे हम रहें या ना रहे, पौधा तो रहेगी, खड़ी रहेगी, नहीं रहेगी। उनको बैठने की जरूरत, अर्थात उनको सहारा चाहिए। उनकी पत्तियां इतनी टहनियां में लटकी होती है, फल इतने लटके होते हैं, फिर भी वह सहारा के कारण खड़ी है, नहीं खड़ी है। हम लोग एगो हाथ ले लीजिए ऐसे, एगो ईंट हमको थमा दीजिए, 10 मिनट बाद देखिएगा धीरे 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 हमारा अपने हाथ ऐसे झुक जाएगा, सर्जी ना के लटक जाएंगे, ना लटक जाएंगे। क्या? क्योंकि हमारी उत्तक में ना क्या है? सहारा नहीं है, लेकिन उसके उत्तक में क्या है? सहारा है। इसीलिए यानी कि कहने का अर्थ है कि पौधों के उत्तकों में क्या पाई जाती है? सहारा पाई जाती है। जंतुओं के उत्तक में सहारा नहीं पाया जाता है, यानी सहारा प्रदान करने वाले उत्तक नहीं होते हैं। चलिए आगे हैं, पौधों के उत्तक हमेशा विभाजन होते रहता है। पौधे के उत्तक जो होते हैं ना, वो हमेशा विभाजित होते रहते हैं, और जंतुओं के उत्तक में विभाजन नहीं होता है। क्या? वो लाइफ टाइम बढ़ते रहता है पौधा, देखिएगा गौर करके।
इतनी बड़ी थी, धीरे इतना बड़ी हुई, इतनी बड़ी हुई, दादाजी लगा गए, दादाजी तो चले गए कहाँ, बस राम नाम सत्य हो गया उनका, लेकिन पौधा उनका लगा हुआ है, वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। नहीं, हम भी अगर वैसे बढ़ते जाते तो हम 20 वर्षों में थे इतने 5 फीट 6 फीट का होते हैं, नहीं होते हैं, 40 वर्षों में 12 फीट का हो जाते, और 60 वर्षों के बाद 80 फीट का हो जाते, नहीं ऐसे करके हो जाते, 80 फीट वाला आदमी होते। ऐसे खाते हैं 5 रोटियां, ऐसे खाते 60 रोटियां, एकदम चकाचक रहता क्या जी। अब हमारी आरती ना बनाती है, बनाती थक जाती, कौन खिलावे इतना सर जी को ना जी। कहने का मतलब ये हमारा है कि पौधे की कोशिकाएं यानी जो उत्तक होती हैं, उनमें विभाजन की क्रियाएं लगातार चलती रहती है, लाइफ टाइम चलती, जब तक पौधा जिंदा है तब तक चलती है। लेकिन हमारी कोशिकाओं में लगातार विभाजन की क्रियाएं नहीं होती है, एक निश्चित समय के बाद बंद हो जाता है। एक नंबर। दूसरा नंबर और भी अंतर है, देखिए पौधे की कोशिकाएं जो होती है ना, हेलो, पौधे की कोशिकाएं हैं ना, उनमें ना क्या होता है कि एक वृद्धि क्षेत्र में मतलब वृद्धि होती है, लेकिन ऐसा हम लोगों में नहीं होता, हम लोगों में बराबर बराबर होता है। देखिए गौर करके देखिएगा, पौधे की एक टहनियां जो है वो बढ़ती है तब बढ़ जाती है, नहीं बढ़ जाती है, पौधे की एक टहनियां बढ़ती खूब बढ़ जाती है, एगो छोटे रह जाता है। लेकिन ऐसा होता है, ऐसा हो जाए अगर हम लोगों में हो जाए तो हमारा एगो टंगड़ी हो जाता है छोटा, एक टंगड़ी हो जाता है बड़ा, ठीक है, तो एक टंगड़ी क्या हो जाता छोटा। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि हम लोगों में ना वृद्धि जो है ना एक निश्चित हिसाब से होती है, कि एक मैंने जब वृद्धि होती है तब पूरे बॉडी में एक साथ होती है, जबकि पौधों में वृद्धि जो होती है वो एक साथ नहीं होती है, कहीं वृद्धि होती है कहीं वृद्धि नहीं होती है। कोई दिक्कत? चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि जंतुओं में और पौधों के उत्तकों में अंतर की कहानी हम लोग देख रहे थे, नहीं देख रहे थे। अब आगे पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पादप उत्तक के बारे में पढ़ेंगे, फिर अगले पार्ट में हम लोग जंतु उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। पौधे के उत्तक कौन कौन होते हैं, जंतुओं में क्या क्या उत्तक होते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले समझिए कि पौधे में उत्तक जो होती है, जितने भी उत्तक हैं वो विभाजन के आधार पर अगर देखें तो वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है विभज्योतिकी उत्तक, एक होती है स्थायी उत्तक। पौधों में विभाजन के आधार पर कितने प्रकार के? 2। कौन कौन? विभज्योतिकी उत्तक और अस्थायी उत्तक। अब विभज्योतिकी उत्तक किसे कहते हैं भाई? तो वैसे उत्तक जिसकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती है, चलती रहती है विभाजन की क्रिया, वो हमेशा विभाजन करते रहेगा, तो विभज्योतिकी उत्तक। और जब विभाजन की क्रिया खत्म हो जाती है तो बन जाती है अस्थायी उत्तक। देखिए, वही उत्तक जो पहले विभाजन कर रहा था, वही अब क्या हो गया है, विभाजन की क्रिया बंद कर दिया, तो क्या बन गया वो? अस्थायी उत्तक। समझ रहे ना? तो हम पढ़ रहे थे पौधे के कितने प्रकार के उत्तक विभाजन के आधार पर? 2। कौन कौन? कोई दिक्कत? अब चलिए विभज्योतिकी उत्तक को हम देखते हैं कि आखिर इसकी क्या क्या विशेषता। तो ये जीवित कोशिकाओं का, विभज्योतिकी उत्तक जो होती है ये क्या होती है? जीवित कोशिकाओं का बना होता है। विभज्योतिकी उत्तक किसका बना होता है? जीवित कोशिकाओं का। इसमें विभाजन की क्षमता होती है, माने वो हमेशा लगातार जो है वो टूटती रहती है, कोशिकाएं बढ़ती रहती है, टूटती रहती है, बढ़ती रहती, लगातार चलती रहती है। इसकी कोशिकाएं छोटी अंडाकार होती है। इसकी कोशिका कैसी होती है? छोटी अंडाकार और बहुभुजी होती है। कैसी होती है? छोटी अंडाकार, और इसकी भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। यानी जो ये हमारी जंतु कोशिकाएं हैं ना, सॉरी पादप कोशिकाएं है ना, उसकी जो विभज्योतिकी उत्तक होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और इसके बीच में ना अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते हैं। इसके बीच में क्या होता है? अंतर कोशिकीय स्थान। चलिए बुआ जी, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि हमारी जो उत्तक है ना पौधे की, पहला उत्तक कौन था? विभज्योतिकी उत्तक, जिनके बारे में हमने पढ़ा कि उनमें विभाजन की क्षमता होती है, इसके कोशिकाओं में अंडाकार बहुभुजी होते हैं, और इनके बीच में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है। अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होने का मतलब क्या समझ रहे हैं? कि 2 कोशिकाओं के बीच में ना रिक्त स्थान, खाली जगह नहीं होता है, जिसके कारण वो थोड़ी मजबूत होती है और सहारा प्रदान करने वाली। चलिए, और ये जो विभज्योतिकी उत्तक है, ये विभज्योतिकी उत्तक देखा जाए तो विभाजन के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कितने प्रकार के? 3। पहला हमारा है शीर्ष अस्थ विभज्योतिकी, याद रखेंगे, शीर्ष अस्थ, यानी नाम से ही पता चल रहा है शीर्ष। शीर्ष का मतलब होता है सबसे ऊपर वाले भाग में, ठीक है ना? सबसे ऊपर वाले भाग में इसको कहते हैं हम लोग शीर्ष अस्थ। जैसे देखिए, पौधा का जो सबसे ऊपर का भाग होगा ना, जिसको आप मूड़ी कहते हैं, गर्दन कहते हैं, वो, और सबसे नीचे वाला जो भाग होता है जड़ का, वो,
इन दोनों भागों पर शीर्ष अस्त बीजोत्की उत्तक होता है। जैसे मान लीजिए कि एक अंडी का पौधा ले लीजिए, मकई का पौधा ले लीजिए, ठीक है, अंडी का ही लीजिए, और उसका ऊपर का गर्दन को काट दीजिए, यानी सिर को आप काट दीजिए। अब वो पौधा ऊपर से नहीं बढ़ पाएगी। क्यों नहीं बढ़ी? इसलिए क्योंकि आपने जो बीजोत्की उत्तक है उसको काट के हटा दिया। नाम से ही पता चल रहा है शीर्ष अस्त बीजोत्की, माने पौधे के शीर्ष भागों को बढ़ाने में ये मदद करती है या जड़ को बढ़ाने में मदद करती है, तो इसको कहते हैं हम लोग शीर्ष अस्त, जो शीर्ष भाग पर है। अब जैसे देखिए, एक गिलास ले लीजिए, गिलास ले लीजिए, शीशे का गिलास हो, उसमें पानी और कुछ मिट्टी डाल दीजिए, डाल दिए। अब उसमें क्या कीजिए, आप एक प्याज या एक लहसुन ऐसा पौधा रखिए गिलास के ऊपर में, गिलास के ऊपर में रखिए कि वो क्या हो, उसका जो टच मतलब जड़ हो ना, वो नीचे टच करता होगा, सीधे नीचे जड़ता होगा, वो पानी में टच करता होगा, तो देखिएगा कि धीरे धीरे उसकी जड़ें अब नीचे की ओर बढ़ना शुरू कर दी। ठीक है, कुछ दिन देखिएगा कि वह बढ़ रही है। अब क्या कीजिए, आप कुछ दिनों बाद वो प्याज को उठाइए, उसके जड़ को ना कैंची से कट 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 काट दीजिए। ठीक है, अब छोड़ दीजिए, तो देखिएगा कि वो जिस जड़ को आपने काट दिया है वो जड़ अब वृद्धि नहीं करेगी, विकास नहीं करेगी। इसका क्या समझे आप कारण, कि आपने जो शीर्ष अस्त बीजोत्की उत्तक था उसको आपने क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। शीर्ष अस्त जो बीजोत्की उत्तक था उसको क्या कर दिया आपने, विभाजन कर दिया, मैंने काट करके हटा दिया, जिसके कारण वो खत्म हो गया। तो शीर्ष अस्त बीजोत्की उत्तक समझ गए कि पौधे के शीर्ष यानी कि या तो सिर के ऊपर या जड़ में जो पाई जाती उत्तक है उसको कहते हैं हम लोग शीर्ष अस्त बीजोत्की उत्तक। इसका काम क्या भाई, तो ये हमारी लंबाई बढ़ाने में क्या करती है, मदद करती है। पौधे की लंबाई, हमारी नहीं, पौधे की लंबाई बढ़ाने में क्या करती है, मदद करती है। चलिए, अब दूसरा हमारा है, इसका नाम है पार्श्व अस्त बीजोत्की उत्तक। ये दूसरा क्या हमारा, पार्श्व अस्त। पार्श्व अस्त का मतलब हुआ कि पौधे के पार्श्व भाग में, शीर्ष के बाद यानी उसके नीचे वाला भाग में जो उत्तक पाए जाते हैं उसको कहते हैं पार्श्व अस्त बीजोत्की उत्तक। ये जड़ तना के पार्श्व भागों में पाई जाती है। पार्श्व का मतलब समझिए, ये हमारा क्या है, पौधा है, तो ई पौधा का ईपर वाला भाग जो देख रहे हैं ये क्या है, शीर्ष है, और ये भी शीर्ष हुआ, जड़ का शीर्ष। लेकिन इसके पार्श्व भाग यानी इसके अंदर का जो बॉडी है ना, इसमें कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो पार्श्व अस्त बीजोत्की उत्तक। ये संवहन उत्तक बनाती है। संवहन उत्तक का मतलब कि पौधे में जो खाना उना ले जाती है ना, भोजन ले जाती है या जल ले जाती है, इसको ले जाने में ये क्या करती है, मदद करती है। कौन, पार्श्वस्थ। और ये तना की चौड़ाई बढ़ाती है, यानी देखिए ये तना है और इसमें पाई जाएगी, तो जब ये बढ़ेगी, विभाजन होगी, तो इसकी चौड़ाई धीरे धीरे क्या होगी, मोटाई बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। अब देखिए, शीर्ष अस्त है तो लंबाई बढ़ाएगी, शीर्ष अस्त है तो लंबाई बढ़ाएगी, नीचे बढ़ाएगी चाहे ऊपर बढ़ाएगी। लेकिन जब इसकी तना की मोटाई बढ़ने की बात हो जाए, तना की मोटाई बढ़ने की बात हो जाए, तो वह क्या करेगी, इसके भागों को क्या करेगी, बढ़ाएगी, नहीं बढ़ाएगी। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, शीर्ष अस्त और पार्श्वस्थ। नहीं, ऊपर वाला रहेगा तो शीर्ष, और नीचे वाला आ गया तो क्या हो गया, वो हमारा पार्श्व अस्त बीजोत्की उत्तक। आगे हमारा है अंतर्वेशी बीजोत्की उत्तक। ये पत्तियों की क्या करती है, आधार पर पाए टहनी के पर भाग जो होती है उसमें पाई जाती है, इसको कहते हैं अंतर्वेशी बीजोत्की उत्तक। माने वैसे उत्तक जो हमारी पत्तियों के आधार के टहनियों के पर पाई जाती है, इसको कहते हैं हम लोग विभाजित होकर के अस्थायी उत्तक का निर्माण करते हैं। यही उत्तक ये तो आपने देखा, विभाजन के आधार पर बीजोत्की उत्तक कितने प्रकार के, 3। पहला कौन था हमारा, शीर्ष अस्त बीजोत्की उत्तक। ये कहाँ पाई जाती है, तो पौधे के शीर्ष यानी कि ऊपर और जड़ के नीचे भागों में पाई जाती है। दूसरा हमारा है पार्श्व अस्त बीजोत्की उत्तक। ये हमारे जड़ की लंबाई को, सॉरी, तना की मोटाई को बढ़ाती है। और तीसरा है अंतर्वेशी बीजोत्की उत्तक। ये पत्तियों के आधार और टहनी के पर्व, यानी मान लीजिए ये टहनी है, इसमें से जड़ निकली हुई है, इसमें से पत्ती निकली हुई है, नहीं निकली है, तो इसके भाग पर जो पाई जाती है ना, इसको कहते हैं हम लोग कौन, पार्श्व अस्त बीजोत्की, सॉरी, अंतर्वेशी बीजोत्की उत्तक। तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक पौधों में कितने प्रकार के बीजोत्की उत्तक, 3। कौन कौन, पहला शीर्षस्थ जो पौधे की लंबाई बढ़ाती है, दूसरा पार्श्वस्थ चौड़ाई बढ़ाती है, और तीसरा था अंतर्वेशी बीजोत्की उत्तक। ये पौधे की पत्ती और टहनियों के पर्व पर पाई जाती है, और ये खास करके विभाजित होकर के अस्थायी उत्तक बना लेती है। कोई दिक्कत? चलिए, अब अस्थायी उत्तक क्या हुआ। अगर आपसे कोई पूछे कि अरे भैया अस्थायी उत्तक किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे?
पता नहीं, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि वैसे उत्तक जो अस्थाई हो, यानी विभाजन की क्रिया नईखे हो बात, बिल्कुल जैसन था वैसने रह गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग ना, यही ना बोलेंगे। हाँ ठीक है, चलिए तो अस्थाई उत्तक समझ गए कि वैसे उत्तक जिसमें विभाजन की क्रिया बिल्कुल नहीं। चलिए अब समझ गए। अब यह स्थायी उत्तक कितने प्रकार के, तो संरचना के आधार पर आप याद रखेंगे, वहां पर विभाजन के आधार पर है, यहाँ संरचना के आधार पर कितने प्रकार के, दो प्रकार के, सरल अस्थायी उत्तक और एक होता है जटिल अस्थायी, जो आगे देखेंगे सरल अस्थायी उत्तक। अब सरल क्या है, तो समरूप कोशिका से बने, याद रखेंगे, समरूप कोशिकाओं से बने उत्तक को सरल अस्थायी उत्तक कहते हैं। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि सरल, सरल माने क्या, आसान, सरल माने आसान, अर्थात इनकी जो कोशिकाएं होगी वो एक या दो प्रकार के ही कोशिका से बनी, इनका जो उत्तक होगा ना, इनका जो उत्तक होगा वो एक दो प्रकार के ही कोशिका से बनी होगी। जटिल जब ये कोई कह दे, तो जटिल का मतलब कि बहुत ना, जटिल का मतलब बहुत, तो इसका मतलब है कि बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ मिलकर के काम करेगी। चलिए तो यहां पर कह रहा है आपसे कि सरल अस्थायी उत्तक समरूप कोशिका का बना होता है। इनके तीन भागों में, इनको कितने भागों में विभाजित किया गया है, तीन भागों में। नंबर एक है, याद रखेंगे, मृदुत्तक, अंग्रेजी में बोलते हैं पैरेनकाइमा, हिंदी में बोलेंगे मृदुत्तक, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ये जीवित गोलाकार अंडाकार बहुभुजी और नियमित आकार की होती है। यह कैसा होती है, जीवित गोलाकार अंडाकार, इन कोशिका द्रव्य और केंद्रक पाया जाता है, इसमें ना कोशिका द्रव्य और केंद्रक पाया जाता है। ये पतली सेलुलोज की बनी होती है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज। अब सेलुलोज मतलब समझ गए ना कि जो कड़ी मजबूत प्रदान करती है, और कुछ में क्लोरोफिल पाया जाता है। अब समझिए कि स्वाभाविक सी बात है कि क्लोरोफिल पाया जाएगा तो भोजन बनाने में क्या करेगी, हमारी मदद करेगी, तो अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं। कौन, मृदुत्तक यानी पैरेनकाइमा। ये सरल अस्थाई उत्तक के पहले भाग हुए, कौन, मृदुत्तक यानी पैरेनकाइमा। ये कैसा आकार का होगा, तो गोलाकार अंडाकार बहुभुज, इसमें केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, ये लचीला और क्या होता है, सेलुलोज की बनी होती है, और इसमें क्लोरोफिल पाए जाने के कारण ये क्या करती है। अब इसका पौधे में काम क्या भाई, तो पौधा में काम है ये संरक्षण करती है, पौधे का क्या करती है, संरक्षण, यानी कि बाहरी चोट आघात से, सूखने से ये क्या करती है, बचाती कर। और दूसरा है ये भोजन के निर्माण करने में भी क्या करती है, मदद। क्यों निर्माण करती है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अभी आपने क्या पढ़ा कि इसमें क्लोरोफिल पाए जाने के कारण यह भोजन के निर्माण में मदद करती है। साथ में भोजन संचयन और पार्श्व चालन में मदद करती है, भोजन का निर्माण भी करती है, भोजन को इकट्ठा भी करती है, आप भोजन को लाने ले जाने में भी क्या करती है, हमारी मदद करती है। और गैस भी ये विनिमय में सहायक है। गैस यानी पौधे में जो गैस होती है, जैसे आपने कल पढ़ा ऑक्सीजन का, शाम के समय में वो क्या करती है, रात के समय में श्वसन की क्रिया, दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो गैस को लाने ले जाने में कौन मदद करती है, हमारी कौन मदद करती है, तो मृदुत्तक यानी कि पैरेनकाइमा। अब दूसरा हमारा है जो आप देख रहे हैं स्थूल कोण उत्तक, दूसरा हमारा क्या है,